हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी को उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे, ये सर आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हिंदी इलेक्टिव भी बता दो यार, क्योंकि हिंदी इलेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हर एक वीडियोस में कमेंट आता है कि हिंदी इलेक्टिव का करवा दो, हिंदी इलेक्टिव का करवा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का भी वीडियो बनाया जाए और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को भी समझाया जाए कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी इलेक्टिव का, वो सब पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, यानी 2022, 2023 और 2024 का ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर करना जिसका जिसका हिंदी इलेक्टिव है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, क्योंकि आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम 15 फरवरी को होने वाला है। तो इसीलिए 15 फरवरी, अब देर नहीं, ये वीडियो आप लोग को शायद 11 तारीख को आ रहा होगा। तो 4 दिन में हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हिंदी इलेक्टिव का, और साथ ही साथ इंग्लिश कोर का भी, क्योंकि इंग्लिश कोर का भी आप लोग का एग्जाम 13 तारीख और 14 तारीख को है ना हो। हाँ, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का किस किस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे, शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? शुक्ल जी जब काशी बारात को गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? केदारनाथ। क्या होगा? केदारनाथ। ठीक। 2023 का सवाल है। 2022 में क्या कहता है? 2022 वाला सवाल में, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? यानी जब रामचंद्र शुक्ल, यानी ये चैप्टर जो है, ये कौन से चैप्टर का है बताओ तो? प्रेम घन घन की छाया स्मृति। प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि गद्य खंड का है ना। हाँ, और जिसके जो लेखक है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो जो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी थे, उनका जब तबादला हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ था तब उनकी आयु कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 8 वर्ष। कितना वर्ष? 8 वर्ष। ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्ष स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्ष स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना है? किस पुस्तक को माना है बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अ, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो सवाल नंबर 4 क्या है? प्रेम घन की स्मृति छाया किस शैली में लिखा गया है? प्रेम घन की छाया स्मृति, सॉरी, निबंध जो है वो किस शैली में लिखा गया है? वो लिखा गया है स्मरणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? यानी आचार्य जो रामचंद्र जी थे, उनका निधन कब हुआ, यानी कौन सा साल में उनका निधन हुआ? उनका निधन जो हुआ वो हुआ सन 1941। ठीक है, सन 1941। उसके बाद छठा नंबर सवाल क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया? यानी जो रामचंद्र शुक्ल जो थे वो गद्य खंड में किस शैली का प्रयोग किए थे? तो वो जो शैली था वो मेरा था क्या? विवेचनात्मक। ठीक है। ठीक है, क्या था? विवेचा विवेच हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, ठीक है, विवेचनात्मक। ठीक है। चलो सवाल नंबर 7, हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ? क्या बोले? हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ? तो किस युग का नामकरण हुआ? शुक्ल युग का। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ था? सन 1941 में। जन्म कब हुआ था? सन 1884 में। सन 1884 में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 9, रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यानी देखो, तीन चीज याद रखना, एक तो मृत्यु हुआ था 1941 ईस्वी में, दूसरा जन्म हुआ था 1884 में, तीसरा जगह कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक, जगह कौन सा था? उत्तर उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ सर? उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में भी संत कबीर नगर। तो तीन सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या? मृत्यु कब हुआ था ये पूछ सकता है, जन्म कब हुआ था ये पूछ सकता है, और क्या उत्तर कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? अच्छा, ये वाला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर से पूछा गया है? सुमिरनी के मन के, यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना? याद है कि नहीं है? हाँ, समझ गया ना? सुमिरनी के मन के और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका लेखक है। चलिए जरा देखिएगा, वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? तो कौन था? अध्यापक, प्रधान अध्यापक, लेखक या बालक? तो सर बालक। ठीक है, उसके बाद सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? यानी कितने लघु निबंध है? लघु मतलब कि छोटे छोटे निबंध है, कितने हैं? तो छोटे छोटे जो निबंध है वो तीन है। कितना है? तीन। डन तो? हाँ, उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? बताओ। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1993, 1883, 1983 या 1853? तो 1983 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? आगरा, मथुरा, जयपुर या मुजफ्फरपुर? बताओ। पता है? आगरा। ठीक, आगे, पंडित चंद्रशेखर चंद्रधर शर्मा की सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव है? पंडित, एक सेकंड, पंडित पंडित चंद्रधर शर्मा की सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव है। प्रथम पड़ाव क्या है सृजनशीलता का? देखो, समालोचक, प्रतिभा, नागरी प्रचारिणी सभा या मर्यादा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या? नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, उसके बाद देखो, चंद्रधर शर्मा की अपार लोकप्रियता और प्रसिद्ध का आधार कौन सी कहानी थी? इतना जो उनको लोकप्रियता मिला वो कौन सा कहानी से उनको मिला था? तो उनको कहानी से मिला था, पता है? उसने कहा था, उसने कहा था। देखो, ये वाला जो भाग है वो किसका था? बालक बच गया, उस भाग से था। यानी सुमिरनी के मनके में दो भाग में बांटा गया है ना, तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक तो बालक बच गया, एक घड़ी के पुर्जे, और एक ढेले चुन लो, यही ना था? हाँ, तो याद रखना कि तीनों पार्ट से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्या क्या बताएं? सबसे पहला पार्ट बालक बच गया, दूसरा पार्ट है कि घड़ी के पुर्जे, और तीसरा पार्ट है कि क्या? ढेले चुन लो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है? घड़ी के पुर्जे। देखो ध्यान से देखना, मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? बताओ। मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? बता सकते हो? अच्छा चलो, समय जानने का, धर्म के रहस्य को जानने का, समय बताने का, घड़ी के पुर्जे ठीक करने का। बताओ क्या होगा? मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? धर्म के रहस्य को जानने का। धर्म के रहस्य को जानने का अधिकारी नहीं है। अच्छा, धर्मचारियों धर्मचारियों द्वारा धर्म के बारे में क्या विचार है? धर्मचारियों के द्वारा धर्म के बारे में क्या विचार है? बताओ। वे चाहते हैं कि लोगों को जितना बताया जाए उतना ही जानना चाहिए। लोगों को जितना बताया जाए उतना ही जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? यानी घड़ी के पुर्जे जो निबंध है, जो लिखा गया है, उस घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी का तुलना किससे हुआ है? घड़ी के पुर्जों से, धार्मिक ग्रंथों से, घड़ी से, या पंडितों से? हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, घड़ी के पुर्जे का निबंध में घड़ी की तुलना घड़ी से ही की गई है। ठीक है, समझ गया ना? हाँ, उसके बाद देखो, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि संवदिया का नाम, क्या नाम था? ठीक है, संवदिया का क्या नाम था? यानी कि इनके जो लेखक है वो कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु।
क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु है ना? हाँ। अब देखो क्या लिखता है, संवदिया का नाम क्या था? बताओ। संवदिया का नाम 2024 का सवाल है। संवदिया का नाम था, पता हो? संवदिया का नाम था क्या? हरगोबिंद। क्या था? हरगोबिंद। ठीक है। नेक्स्ट, फणीश्वरनाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? प्रगतिशील, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। बताओ। फणीश्वरनाथ रेणु जो जी थे ना, वो थे प्रगतिशील। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद, संवदीय वास्तव में किसकी कहानी है? संवदीय वास्तव में किसकी कहानी है? तो संवदीय जो है वास्तव में बड़ी बहुरिया की, बड़ी बहुरिया की। ठीक है। उसके बाद, फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ? फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ? सन 1987 में, सन 1977 में, सन 1985 में और सन 1975 में। बताइए जी, कब हुआ था? तो सन 1977 में। ठीक है। आगे, फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के किस प्रकार के कथाकार के रूप में विख्यात है? तो ये तो अब जानते हैं क्या, आंचलिक कथाकार। आंचलिक कथाकार। उसके बाद, फणीश्वरनाथ ने अपनी रचनाओं के द्वारा किस विरासत को नहीं पहचान दी? धनानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी,